नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है विकास। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग करने की क्या सीमा है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। हम औसत का प्रयोग आय की तुलना करने के लिए करते हैं। दो देशों की आय की तुलना करने के लिए हम औसत आय निकालते हैं। आय की तुलना चाहे दो व्यक्तियों के बीच हो, दो राज्यों के बीच या दो देशों के बीच हो सकती है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कितने अच्छे हैं, इसके लिए हम औसत आय से तुलना करते हैं। जिस देश की औसत आय ज़्यादा है, हम ये कहेंगे कि ये देश दूसरे देश से बेहतर स्थिति में है। औसत आय निकालने का तरीका हमने पहले देखा। औसत आय का मतलब प्रति व्यक्ति आय, जो हमने देखा कि कुल जनसंख्या, टोटल आय को टोटल जनसंख्या से भाग देने पर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय या औसत आय का माप मानते हैं, लेकिन ये कहता है देश में औसत आय में वृद्धि हुई हो और धन और आय का वितरण में अधिक है, समानताएं आई है। यानी कि ये कहता है कि हो सकता है कई बार क्या होता है, देश की औसत आय बढ़ जाती है। क्योंकि कल हमने उदाहरण पढ़ा था 4 परिवारों की औसत आय, जिसमें 2, 3, 4 और 6 हज़ार थी। उसमें अब 2 परिवारों की आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक औसत आय तो बढ़ेगी। तो ऐसी कई बार ये हो जाता है कि 2 परिवार गरीब हो जाते हैं, 2 परिवारों की आय बढ़ जाती है, जिसके कारण औसत आय हमें बढ़ी हुई नज़र आती है। तो लेकिन ये कहता है इससे औसत आय बढ़ने से हम ये तो कह देंगे कि देश का विकास हुआ है, लेकिन वास्तव में स्थिति गलत हो सकती है। क्योंकि गरीब तो गरीब हो गए, अमीर अमीर हो गए, तो उसको हम विकास नहीं कहेंगे, वो तो फिर आय की असमानता होगी। इस प्रकार औसत आय धनी व निर्धन के बीच का अंतर नहीं बताता, इसलिए विकास को मापने के लिए औसत आय अच्छा माप नहीं है। औसत आय से विकास मापना अच्छा तरीका नहीं है। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल मानव विकास सूचकांक में पंजाब से ऊपर है। यहाँ ये उदाहरण दिया इसने कि प्रति व्यक्ति आय पंजाब की ज़्यादा है केरल की तुलना में, लेकिन विकास की तुलना में केरल आगे है। तो यहाँ इसने क्लियर कर दिया कि केवल आय बढ़ने से विकास संभव नहीं होगा। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय केरल की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन मानव विकास में पंजाब से केरल अच्छा है। इसका कारण क्या है कि पंजाब के लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन पैसे से वो सारी वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं जो एक बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी होती है। पैसे से हम भौतिक वस्तुएं, सेवाएं खरीद सकते हैं, हमारे आवश्यकता की चीज़ें खरीद सकते हैं, हम गाड़ी खरीद सकते हैं, हम फ्रिज खरीद सकते हैं, हम एसी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। केरल में मृत्यु दर कम क्यों है, शिशु मृत्यु दर क्यों? स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है वहाँ पर, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर अच्छी है, इसीलिए तो पंजाब की तुलना में शिशु मृत्यु दर वहाँ कम है। क्यों? स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ अच्छी है। इसीलिए कहते हैं केवल प्रति व्यक्ति आय से विकास मापना ठीक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय से हमें आय का तो पता चल जाएगा, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के स्तर का, शिक्षा, केरल में क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, शिक्षा का स्तर अच्छा है। पंजाब में ये दोनों चीज़ें नहीं है, आय तो ज़्यादा है लेकिन बीमारियाँ ज़्यादा हैं, तो आमदनी होती है वो खर्च हो जाती है, विकास कैसे करेगा व्यक्ति? केरल में आमदनी कम है लेकिन खर्चा भी तो कम है। क्यों? लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, इसीलिए केरल विकास के मामले में पंजाब से आगे है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के कौन से स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है और आज से 50 साल बाद में क्या सिचुएशन होनी है? भारत के लोग ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो परंपरागत में कौन से हो गए? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये हैं ऊर्जा के परंपरागत साधन। गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, ये है गैर परंपरागत साधन।
आज से 50 साल बाद, क्योंकि जो हमारे परंपरागत साधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये नवीकरणीय है, तो 50 साल बाद में तो ये समाप्त होने का डर है। तो आगे आने वाले समय में तो हमें किस पर निर्भर होना पड़ेगा? गैर परंपरागत साधनों पर, क्योंकि सौर ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये तो नवीकरणीय है। इसलिए इनके समाप्त होने का खतरा भी नहीं बना रहता। तो इसलिए आने वाले समय में हमें गैर परंपरागत साधनों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। वर्तमान समय में सिचुएशन क्या है? वर्तमान समय में जिस गति से हम उत्पादन कर रहे हैं, अगर इसी गति से हम उत्पादन करते रहे तो 50 साल बाद में परंपरागत साधनों की संभावना अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए संपूर्ण विश्व के लिए ऊर्जा के जो अगर आज जो हमारे ऊर्जा के भंडार हैं, अगर इसी स्पीड से हम यूज करते रहे तो 40 साल और चलेंगे। भारत में अगर तेल के भंडार देखे जाएं 30 और 40 साल के बाद में समाप्त हो जाएंगे। क्यों? पेट्रोलियम उत्पादों पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जलीय ऊर्जा है, लगभग हम 1.5 मेगावाट जलीय ऊर्जा की उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक हमने इसका छठा भाग ही यूज किया है। पवन ऊर्जा का बात करें तो 20,000 मेगावाट ऊर्जा हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्रों में हमें और प्रयास करना पड़ेगा। हमें गैर परंपरागत साधनों की तरफ जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये नवीकरणीय है। दानीय विकास, दानीयता का विश्व विकास के लिए क्यों जरूरी है? दानीय विकास क्यों जरूरी है? दानीय विकास किसको कहते हैं? कि हमें हमारी आवश्यकता भी पूरी करनी है। जो हमारे पास साधन है ना, उन साधनों से हमें वर्तमान नस्ल की आवश्यकता, यानी कि वर्तमान मतलब जो अब है, उनकी आवश्यकता पूरी करनी है, और भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचा कर रखने हैं। संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना है हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बच जाए और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। ऐसा विकास करना है हमें क्या करना है? हमें ये सोचना है कि जो संसाधन हमें हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, हमें उपहार नहीं मानना है। अभी हमारे पूर्वजों ने हमें ये उपहार में दिए हैं, क्योंकि उपहार में दी हुई चीज़ हम उसको फ्री की चीज़ मानते हैं, फिर हम उसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करेंगे तो वो संसाधन समाप्त हो जाएगा। हमें ये समझना है कि जो संसाधन हमारे पास हैं वो हमने हमारे बच्चों से उधार ले रखे हैं, यानी कर्जा ले रखा है। तो व्यक्ति जो कर्जा लेता है ना, तो व्यक्ति के दिमाग में मेरे को कर्जा चुकाना है, उसकी बड़ी संभाल करता व्यक्ति। ये सोचकर हमें संसाधनों का प्रयोग करना है, ये दानीय विकास है। इसके अलावा ये कहता है जब तक देश में से बेरोजगारी, गरीबी, धन और आय की असमानता खत्म नहीं होगी, पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, विकास नहीं होगा। उस सही अर्थों में विकास वही तभी होगा जब देश से बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण सुरक्षित होगा, वही विकास होगा। हम सब का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। हमें दानीय विकास को अपनाना ही पड़ेगा, चाहे वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री है, दार्शनिक है, सारे मिलजुल कर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे पास एक ही उपाय है कि हमें दानीय विकास को अपनाना है। दानीय विकास एक देश में बड़ी तेज़ गति से औद्योगिकरण हो रहा है। अब औद्योगिकरण भी ज़रूरी है। औद्योगिकरण के बिना भी विकास नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे पास प्राकृतिक संसाधन तो सीमित मात्रा में है। हमें इनके दुरुपयोग से बचाना है। क्यों? हमें हमारे भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा कर रखने हैं। हमें कौन सा विकास करना होगा? दानीय विकास के ऊपर हमें जोर देना ही पड़ेगा, नहीं फिर आने वाली पीढ़ी है वो विकास में फिर पीछे रह जाएगी। तो ये 9 तक क्वेश्चन आप याद करोगे, और लिखने का काम है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग की क्या सीमा है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 राइट करोगे और 9 तक याद करोगे आप।
धन्यवाद।